दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों को लाल किताब के साथ जोड़ना है। ये तकरीबन मैं अपने हर कार्यक्रम में कहता हूं। क्यों कहता हूं ऐसा? क्यों मैं ये चाहता हूं कि आप लोग लाल किताब के साथ जुड़ें। लाल किताब आपको किसी भी तरह के वहम में नहीं डालती। तो क्या दूसरे ज्योतिषी आपको वहम में डालते हैं? क्या सभी ज्योतिषी खराब हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं हर एक की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता। अच्छे लोग भी इस समाज में हैं, बुरे लोग भी हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हुआ करती, लेकिन कुछ एक ज्योतिषी जो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, मेरा मकसद यही कि आप उन लोगों से बचें। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष या दूसरा ज्योतिष जो कोई भी है, कोई प्राशरी करता है, कोई जैमिनी करता है, मुझको किसी से एलर्जी नहीं है। उनको लाल किताब से एलर्जी है। मैं ये मानता हूं कि अगर वो ज्योतिष ना होता तो शायद लाल किताब भी ना होती, क्योंकि जो कुंडली बनती है वो वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही बनती है। जो पुरातन ज्योतिष है उसी के आधार पर ये कुंडली बनती है। मेरा ये मानना है कि ज्योतिष की कई ब्रांचेज हैं, उनमें एक लाल किताब भी है। आप गौर करें, आप किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाएं जो लाल किताब नहीं करता, वो करेगा क्या? आपकी जन्म कुंडली देखेगा, दशा देखेगा, अंतरदशा देखेगा, गोचर देखेगा। क्या कभी किसी ने उस साल का हाल देखने के लिए कि जिस साल आप उसके पास जा रहे हैं, वर्षफल बनाने की चेष्टा की है? लाल किताब वाले, जब भी आप किसी भी लाल किताब वाले के पास जाएंगे, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे, फिर आपका वर्ष फल बनाएंगे, जिसे कि वर्ष कुंडली भी कहा जा सकता है। दोनों तरह के ग्रह अपने आप में कंपेयर करेंगे, फिर आपको उस साल का फलादेश देंगे कि आपके साथ इस साल ये हो सकता है, आप इस साल ये करें, ये ना करें, ये उपाय करें। कई एक लाल किताब वाले ये भी कह देते हैं कि आपके साथ इस वर्ष ऐसा हो सकता है। लाल किताब में सभी ग्रहों के फल निश्चित कर दिए गए हैं कि अगर ये ग्रह इस भाव में हो, अच्छी हालत में तो ये फल देगा, बुरी हालत में है तो ये फल देगा। अगर अच्छी हालत में है तो आपको बुरे फल मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं, इसका भी कारण दिया गया है। और आपको लाल किताब वाले वही कारण दूर करवा देते हैं, जिससे कि जो ग्रह खराब फल दे रहा है वही अच्छा फल देना शुरू कर देता है। कुछ एक लाल किताब के सिद्धांत हैं, कुछ एक बातें हैं जो कई बार समझ में नहीं आती। लाल किताब का जो वर्ष फल है, आज तक इसको कोई डिकोड नहीं कर पाया कि वर्ष फल का असूल क्या है, ये कैसे बनता है, लेकिन ये सटीक बैठता है। आप अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी भी ज्योतिष के पास चले जाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वो लाल किताब ना करता हो। क्या उसने आपकी कुंडली देखकर वर्षफल बनाया? क्या आपको उसने कहा कि आपके साथ इस वर्ष फल के अनुसार आपके साथ ऐसा हो सकता है? क्या कभी किसी ने आपको, जो वैदिक ज्योतिष वाले जब भी वर्ष फल बनाएंगे उसमें एक मुंथा का प्रावधान होता है। वर्ष फल का, सारे साल का हल जानने के लिए मुंथा का फल देखा जाता है। मुंथा किस घर में आई है, उसका आपको कैसा फल प्राप्त होगा, जिससे कि ये पता चल पाए कि आपका साल कैसा जाएगा। किसी ने आपको कभी बताया है कि आपकी मुंथा इस साल खराब घर में आ गई है, अच्छे घर में आ गई है? और मुंथा का जो स्वामी है, वहां पर एक और चक्कर है। मुंथा अच्छे घर में, अगर उसका स्वामी किसी खराब घर में बैठ गया तो क्या असर होगा? फिर सारे साल में जो 9 ग्रह हैं, उनकी दशा और अंतरदशा का फल दिया गया है कि ये तारीख से इस तारीख तक आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा।
वर्ष फल देखकर आपको कभी किसी ने साल के हाल बताने की कोशिश नहीं की। मुंथा का फल सटीक होता है या नहीं होता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कभी भी किसी वैदिक ज्योतिष वाले ने आपको मुंथा का फल या मुंथेश का क्या हाल होगा नहीं बताया। और भी कई विधियां प्रचलित हैं, लेकिन उनका ध्यान आपको जल्दी एक दफ्तर से बाहर निकालने का होता है, ज्यादा से ज्यादा आपसे पैसे लेने का होता है, इसलिए वो पूरी तरह से आपको नहीं देखते। लाल किताब वाले वर्ष फल भी बनाएंगे, कुंडली भी बनाएंगे। कोई भी लाल किताब वाला वर्ष कुंडली के बगैर बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि जब तक आपका वर्ष फल नहीं बनाया जाएगा, लाल किताब वाले आपको कुछ नहीं बताएंगे कि आपने इस साल क्या करना है, आपको कौन सा ग्रह खराब फल दे रहा है, या आपके साथ ये हो सकता है। क्या कभी आपने किसी भी वैदिक ज्योतिष वाले से पूछा कि आप वर्ष फल बनाएं और मुझको हाल बताएं कि ये साल कैसा जाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ दशा अंतरदशा देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, आपको तुरंत भेज देते हैं। आप भी खुशी खुशी आ जाते हैं कि वाह, पंडित जी ने आज आपसे 5,000 रुपया ले लिया, आपका काम हो जाएगा। लाल किताब में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं ये कार्यक्रम ज्योतिष की निंदा करने के लिए नहीं करता, बल्कि ज्योतिषियों को या आपको सही रास्ते पर लाने के लिए कर रहा हूं कि आप जिस किसी के भी पास जाते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप घर से निकलते हैं खाना खाने के लिए, आप घर से प्लान करके चलते हैं कि आपने आज किस रेस्टोरेंट में जाना है, किस अच्छे होटल में जाना है, किस तरह का खाना खाना है और क्या खाना है। आप पूरी जानकारी घर से लेकर ही चलते हैं। आपने कहीं बाहर जाना है तो टाइम टेबल ट्रेन का आपके हाथ में होता है कि इतने बजे गाड़ी ने आना है और आपने इतने बजे स्टेशन पर पहुंचकर गाड़ी पकड़नी है। मतलब ये कि आपको पूरी जानकारी होती है कि आपने क्या करना है। लेकिन घर से निकलते हुए कभी आपने सोचा है कि आपने किस ज्योतिषी के पास जाना है, किस तरह के ज्योतिषी के पास जाना है और आपकी क्या क्या जानकारी है ज्योतिष के प्रति? इसी जागरूकता को लाने के लिए मैंने ज्योतिष की क्लासेस शुरू की हैं कि आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य हो जाए। आप अपने आप को लुटा हुआ सा महसूस ना करें, ठगा हुआ सा महसूस ना करें। आपका हक है कि आपने अगर किसी ज्योतिषी को 100 रुपया दिया है, 50 दिए, 5,000 दिए, 20,000 रुपये दिए, तो आपको आपके पैसे की कीमत वसूल हो। ये नहीं है कि आप उससे बहस करें। आप वो जो कहे आपको करना चाहिए। आपने अपने आप को एक ज्योतिष के हाथों में सौंप दिया है, वो आपके साथ अच्छा करे बुरा करे, ये ज्योतिष की नीयत पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूं कि आप जब भी किसी ज्योतिष के पास जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके भले के लिए उसको कुछ करना चाहिए। आप उसको कह सकते हैं कि पंडित जी आप मेरा वर्ष फल बनाएं, आपको ये बताया जाए कि ये साल आपका कैसा जाएगा। जैसा कि लाल किताब वाले कहते हैं कि ये साल आपके साथ ये हो सकता है या ये साल आपका अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा करने के लिए आप ये उपाय कर लें जो कि बिल्कुल छोटे छोटे और मामूली से होते हैं। लाल किताब के लाल किताब प्रेडिक्ट नहीं करती, समय के बंधन में नहीं आपको बांधती कि आपकी शादी इस साल हो जाएगी, इस तारीख तक हो जाएगी। क्या आपको जब भी किसी पंडित ने, वैदिक ज्योतिषियों ने आपको जो भी तारीखें दी हैं कि आपका ये काम उस तारीख तक हो गया, तभी संभव हुआ है? लाल किताब आपको ट्रैक पर लेकर आती है कि आप ये करें, आपका सारा समय अच्छा निकलना शुरू हो जाएगा। जब समय अच्छा निकलता है तो सारा कुछ ठीक है। लेकिन वैदिक ज्योतिष वाले उपाय नहीं देते, आपको लूटते हैं, आपको रास्ता नहीं दिखाते, आपको भटकाते हैं, वहम में डालते हैं। कोई कहता है कि आपको काल सर्प है, कोई कहता है कि मूंगा पहन लो, कोई कहता है कि पुखराज पहन लो। स्टोन आपने पहन लिया, अच्छा किया, लेकिन आपने मूंगा पहन रखा है, किसी दूसरे ज्योतिषी के पास जाएं, क्या वो भी आपको यही कहेगा कि आप मूंगा पहन लें? बिल्कुल नहीं।
मेरा ये मानना है कि ज्योतिषियों ने मूंगा, स्टोन आदि बेचने का धंधा बना रखा है। अगर एक ज्योतिषी आपको ये कहता है कि आप मूंगा पहन लें, तो दूसरे ज्योतिषी को भी यही कहना चाहिए कि आप मूंगा पहने। ओपिनियन या उनके विचार जो भी आप समझें, जो ओपिनियन होता है, क्यों डिफरेंस होता है दोनों का? क्यों दोनों ज्योतिषियों के विचार नहीं मिलते? आप लाल किताब वाले के पास जाते हैं किसी भी, फिर आप किसी दूसरे लाल किताब वाले के पास जाएं, आपको तकरीबन एक जैसे ही उपाय सुझाए जाएंगे। तो क्यों नहीं आप लाल किताब को अपनाते? मेरा ये मानना है, मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिषियों को रत्न बेचने का धंधा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों को आपको सुझाना चाहिए कि आप ये करें। अगर उन्होंने रत्न बेचने हैं तो वो रत्न बेचने का धंधा करें, ज्योतिषगिरी बिल्कुल ना करें। लोगों की भावनाओं से ना खेलें। जिस किसी भी ज्योतिषी को जितने पैसे की जरूरत है उतने का ही वो रत्न बेच देता है, वो चाहे उतने का हो या ना हो। आप भोले वाले हैं, आपको समझ नहीं है। आज जिस कुंडली पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसने भी बहुत सारे नग पहन रखे थे, लेकिन जो बात मैंने इसे बताई वो उसको किसी भी वैदिक ज्योतिष वाले ने नहीं बताई। मैंने अपना एक कार्यक्रम दिया था स्टोन्स पर कि मेष लगन से लेकर मीन लगन वालों को ज्योतिषियों ने क्या पहनाया और उनका बंटाधार कैसे हो गया। मेरे वो कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा कामयाब हुए थे। बहुत से लोगों को कहने पर मैंने उसको दोबारा रिपीट भी किया था। मैं रत्नों के विरुद्ध नहीं हूं। मैं अगर विरुद्ध हूं तो गलत ज्योतिष के विरुद्ध हूं। ये बातें फिर करूंगा, लेकिन इस समय जिस कुंडली पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, इस व्यक्ति का जन्म 9 जनवरी सन 1975 को शाम के 7:30 के करीब हुआ था। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र, मंगल और राहु खाना नंबर 5 में है, सूर्य खाना नंबर 6 में, बुध और शुक्र खाना नंबर 7 में, बृहस्पति 8 में, केतु 11वें भाव में और शनि 12वें भाव में है। 1975 का इस व्यक्ति का जन्म है। 4 साल पहले मेरे पास आया था। इस कुंडली को देखते ही मेरा सबसे पहला इससे यही सवाल था कि क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई थी। इस व्यक्ति ने कोई भी ज्योतिषी नहीं छोड़ा था। जो व्यक्ति भी टीवी पर या जो व्यक्ति भी अखबारों में विज्ञापन दिया करता था कि उसको ज्योतिष की जानकारी है, उससे मिले, ये व्यक्ति उन्हीं के पास जाया करता था। शहर का कोई भी अच्छा ज्योतिषी, बुरा ज्योतिषी इसने नहीं छोड़ा था। परेशानी थी कि इसकी शादी नहीं हो रही। ये व्यक्ति जिसको भी टेवा दिखाता था, कोई नहीं इसको ये कहता था कि आपकी शादी नहीं हो सकती, आपकी शादी इस तारीख तक हो जाएगी, लेकिन शादी उस तारीख तक नहीं हुआ करती थी। इस व्यक्ति का विश्वास ज्योतिष पर से उठ गया था। उम्र इसकी करीब 35 वर्ष की हो चुकी थी, शादी नहीं हुई थी। कोई व्यक्ति इसको मेरे पास लेकर आया था। मेरा सवाल सुनते ही से कुछ ज्योतिष पर यकीन हो गया कि मैंने सबसे पहले यही पूछा, क्या आपकी शादी हो गई? जब जवाब ना में मिला तो मैंने इनको कहा कि आपकी शादी कामयाब भी नहीं रहेगी। आप जब भी शादी करेंगे आपकी शादी कामयाब नहीं होगी। शादी हुई नहीं तो कामयाब कैसे होगी? मेरा ये कहने पर कि शादी कामयाब नहीं होगी, कुछ एक इन्होंने उपाय जानने चाहे कि जिससे शादी तो हो जाए, कामयाब ये अपने आप ही कर लेंगे। मैं भी ये मानता हूं कि जो शादी है, कामयाब या नाकामयाब मेरे कहने पर नहीं होनी।
किसी ज्योतिषी के कहने पर नहीं होनी। आप गौर करें कि जो व्यक्ति भी टेवा आदि मिलाकर शादी करते हैं, क्या सबकी शादियां कामयाब हैं? क्या सब व्यक्ति सुखी हैं जिन्होंने टेवा मिलाकर शादी की है? क्या वो व्यक्ति सुखी नहीं है जिन्होंने टेवा मिलाकर शादी नहीं की या जिनके पास टेवा था ही नहीं? आपको आज भी बहुत सारे लोग समाज में ऐसे मिल जाएंगे जो टेवा मिलाकर शादी नहीं करते, लेकिन शादी 100% कामयाब है। समाज में आपको इस तरह के लोग भी मिलेंगे जिन्होंने टेवा मिलाकर शादी की है, लेकिन शादी से खुश नहीं है, तलाक भी हो चुका है। तो क्या कुंडलियां मिलाने का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल कुंडलियां मिलाने का महत्व है। इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग है कि इस व्यक्ति की पत्नी इसका साथ नहीं देगी, जल्दी छोड़ जाएगी। वो तलाक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी पर पत्नी मरे, ऐसा योग है। पत्नी होती क्या है? शुक्र। शादी ना होना भी पत्नी पर पत्नी मरे जैसा ही है। ये मेरा मानना है, आप माने या ना माने, क्योंकि जब शादी नहीं हो तो शादी का सुख नहीं मिल रहा। शादी होने के बाद भी टूट जाए तो भी शादी का सुख नहीं मिल रहा है। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शादी का सुख नहीं है। पत्नी पर पत्नी मरे, लेकिन ये व्यक्ति जिद पर अड़ा हुआ था कि इसकी शादी होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि इसकी शादी होनी चाहिए। क्या पता समझदारी से रिश्ता निभ जाए। उपाय इसको सुझाएंगे जिससे कि इसकी शादी हो जाए। आज से करीब 1.5 साल पहले इस व्यक्ति की शादी हो गई। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैंने भी उपाय करवाए। 3 साल बाद शादी हुई। जब ये व्यक्ति मेरे पास आया करता था, जुड़ा रहा मेरे साथ, शायद मेरी बातें से कुछ अच्छी लगी होंगी, शादी हो गई। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी कुछ रोज पहले एक रोड एक्सीडेंट में इसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। ये व्यक्ति फिर मेरे पास आया है कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। तो मैंने इसको कहा कि आपने शादी, आपकी किस्मत में शादी का जो योग है कुछ कमजोर है, पत्नी पर पत्नी मरे का योग है। मैंने आपको कुछ एक उपाय भी बताए थे कि आप ये उपाय करते जाएं शादी के बाद। शादी के जोश में, प्यार मोहब्बत के जोश में, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा बनती थी मियाँ बीवी में, शादी इनको बुरा फल नहीं दे रही थी। शादी से ये खुश थे। तो शायद मेरे सुझाए गए उपाय ये भूल चुके थे कि मैंने इनको छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए थे जिससे कि शादी का फल इनको और भी अच्छा मिल सके। शादी का फल औलाद हो जाती, लेकिन इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चा भी इनके है नहीं, अब ये दूसरी शादी के चक्कर में है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि ये जब भी शादी करेंगे उसके बाद मेरे दिए हुए प्रिकॉशन परहेज अवश्य किया करेंगे। मेरा अब भी ये मानना है कि इनकी किस्मत में यही योग है कि पत्नी पर पत्नी मरे। हो सकता है 2-3-4 शादी के बाद ये योग कुछ कम होना शुरू हो जाए या असर कम हो जाए। उपाय हैं लेकिन ये करते नहीं हैं। शादी हो जाती है, उसमें मशगूल हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने पहली शादी के बाद किया। अब इनकी दूसरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, जल्द ही शादी हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरे सुझाए हुए उपायों के द्वारा इनका विवाहित जीवन सुखी रहना शुरू हो जाए, सुखी रहेगा, ये मेरा भी मानना है। लेकिन पत्नी की उम्र लंबी करने के लिए इनको कुछ एक उपाय सुझाए गए हैं जिस पर चलकर शायद जुदाई ना हो। कल किसी नए विषय पर, किसी नई चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगा, इसी समय, इसी चैनल पर। नमस्कार।